सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा और इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उन्होंने व्यंग्य साहित्य को हिंदी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इनकी प्रमुख रचनाएं शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि हैं। तो इन्होंने बस की यात्रा नामक जो पाठ लिखा है इसको भी व्यंग्य शैली में ही लिखा है। और एक पुरानी बस है, इसमें ये और इनके मित्र यात्रा कर रहे हैं, उसी घटना का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। पाठ को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, यह बस डाकिन है। लेखक और उनके 5 मित्र पन्ना से इस कंपनी की जो बस है उससे यात्रा करने के लिए निकलते हैं। उनको जबलपुर से ट्रेन पकड़ना था, लेकिन बस के बारे में अनेकानेक कहानियाँ प्रचलित थी। लोग बोलते थे यह बस नहीं डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक ने व्यंग किया कि यह इतनी पुरानी बस है, इस पर सफ़र थोड़ी किया जा सकता है। इसकी तो पूजा करने के लायक है। इतनी पुरानी बस है, एकदम बिल्कुल वृद्ध हो चुकी है, इस पर सवारी कैसे की जाए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे, वे भी उस बस में बैठे हुए थे, उनसे पूछते हैं कि क्या यह बस चलती है? उन्होंने कहा हाँ चलती है। तो उन्होंने दोबारा फिर व्यंग किया कि वाकई में यह बस चलती है? तो उन्होंने कहा हाँ अभी चलेगी। तो उन्होंने कहा भाई गजब बात है, यह अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, जाना आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब जो हम लोग छोड़ने आए थे वे लोग हम लोग को ऐसी निगाह से देख रहे थे मानो कि अब हम लोग की मुलाकात उनसे अंतिम हो रही है। और एक कहावत है कि इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो और चाहे साधु संत हो, जो आया है सो एक दिन जाएगा। तो हमारे एक मित्र थे डॉक्टर साहब, वे बोलते हैं भाई यह बस विश्वास की योग्य है, यह नई बसों से अच्छी है क्योंकि इसके पास अनुभव है। उन्होंने भी व्यंग किया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब जो बस का इंजन है वाकई में वह स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग बस के अंदर बैठे तो हमें लगा कि यह बस है या इंजन ही बस है। मतलब पूरा जो बस है वही हिल रहा था। उसमें गिने चुने शीशे बचे थे और वे शीशे भी इतने ख़तरनाक थे कि उनसे बचना था कि कहीं वे शीशे लग न जाएं।
बस चल रही थी, लेकिन बस चलने के दौरान ऐसी लग रही थी जैसे गांधी जी ने देश में जो महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस ज़माने में इस बस को ट्रेनिंग मिली हुई हो। पूरी जो बस थी वह एक दूसरे से असहयोग कर रही थी और जो ड्राइवर थी वो उसका बात नहीं मान रही थी, अर्थात सविनय अवज्ञा कर रही थी, विनय के सहित, आदर के सहित आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी। हम लोग बैठे हुए थे सीट पर, तो ऐसा लगता कि वो सीट पर हम नहीं, सीट हम पर बैठी हुई है, अर्थात ये बस पूरी तरीके जर्जर हो चुकी थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती थी तो सोचता इसमें बस गोता लगाएगी। लेखक कह रहे हैं कि एकाएक बस रुक गई और ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो जो गाड़ी का, बस का टंकी था पेट्रोल का, वह फूट गया था। तो उसने क्या किया कि बाल्टी में तेल को भरा और ऊपर से नली के द्वारा इंजन में पेट्रोल को पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद जो बस चल रही थी उसके स्थिति के ऊपर यकीन नहीं था। ऐसा लग रहा था कभी भी उसका स्टीयरिंग फेल हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगल बगल में जो जंगल के पेड़ थे सड़क के किनारे, उनको देखकर डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बस इसमें जाकर टकरा जाए, अर्थात वे उस समय में दुश्मन की तरह प्रतीत हो रहे थे। एक पेड़ बीतता तो दूसरा पेड़ आता, तब भी यही डर लगता। कहीं झील पड़ता तो लगता कि इसमें न डूब जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छेड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। फिर एक बार रास्ते में बस रुक जाती है और ड्राइवर अनेकानेक तरकीब करता है, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। तो ड्राइवर के जो बस के हिस्सेदार थे, बस कंपनी के, वे कहते हैं कि भाई बस तो एक नंबर की है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है कि यह बस नहीं चल रही है। उस हल्की हल्की चांदनी रात में बस को देखकर ऐसी अनुभूति हो रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ गया हो। और हमें मन में ग्लानि, पछतावा हो रहा था कि हम इस बेचारी पर लद कर आ रहे हैं और कहीं यह मर गई तो इसकी अंत्येष्टि हमें करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। इस बस के अंतिम संस्कार को हमें यहीं बियाबान में ही करना पड़ेगा, सुनसान जंगल में ही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। हिस्सेदार साहब ने कुछ प्रयास किया और फिर से इंजन शुरू हो गया, लेकिन पहले से उसकी जो स्पीड थी, चाल थी, और कम हो गई। कुछ दूर चलने के बाद जो बस थी इतनी पुरानी हो चुकी थी, उसकी जो बल्ब थी, लाइटें थी, वो भी जवाब दे गई और वह उस चांदनी रात के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। कोई गाड़ी आता तो वह खुद ही एक तरफ हो जाता, बोलता भाई तुम ही चले जाओ, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं उस तेज़ी से नहीं जा सकती। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा।
वह टायर की हाल जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो इसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक ने बस के जो हिस्सेदार थे उनके ऊपर उस समय बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा। जब रास्ते में जा रहे थे एकाएक फिर बस रुक गई और उस एकाएक रुकने के दौरान बस का देखा तो टायर पंक्चर था। उनको लगा कि इसको तो क्रांतिकारी होना चाहिए, जो कि जिसके अंदर इतना उत्सर्ग बलिदान का भाव, या अगर देश के लिए क्रांतिकारी नेता होता तो बहुत कुछ कर सकता, जो कि टायर के लिए अपने प्राणों को तो संकट में डाले हुए है, इतने यात्रियों के प्राणों को भी संकट में डाले हुए है, जबकि इस टायर की हालत को जानता है। तो अगर मान लो इस झील में गिर जाती है बस, तो जब हम लोग ऊपर पहुंचते तो देवता भी बोलते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, पर मर गया और टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने दूसरा एक घिसा हुआ टायर लगवाया और बस फिर से चल तो दी, लेकिन हमने समय से पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि बस जिस तरीके से पहुंचा रही थी हम समय पर ट्रेन न पकड़ पाते। तो हम भी इत्मीनान से बैठ गए घर की तरह और हंसी मजाक का फिर से दौर शुरू हो गया।